आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुगल बादशाह की जिसका नाम सुनते ही जहन में ताजमहल की तस्वीर भर आती है। जी हां, शाहजहां। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इनका दौर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वैभव और कई तरह के अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। देखिए, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि शाहजहां का दौर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। तो मतलब यहां हर एक पॉइंट बहुत कीमती होने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। अच्छा, एक बात गांठ बांध लीजिए। एग्जाम्स में ना बादशाहों के असली नाम और उनके टाइटल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो ये एक ऐसा ही जरूरी पॉइंट है। शाहजहां का असली नाम था शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इसको जरूर नोट कर लीजिए। तो कहानी शुरू होती है जहांगीर की मौत के बाद। सिंहासन खाली था और दावेदार भी। एक छोटा लेकिन बहुत ही डिसाइसिव पावर स्ट्रगल हुआ। इसमें खुर्रम ने अपने सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्जा को हराया, गद्दी पर कब्जा किया और 1628 में शाहजहां का खिताब लिया, जिसका मतलब होता है दुनिया का राजा। और यहीं से आता है वो सबसे जरूरी पॉइंट। अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला एरिया है। शाहजहां के दौर की जो वास्तुकला है, जो इमारतें हैं, वो अक्सर सवालों में दिखती हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। अब स्वर्ण युग की बात हो और ताजमहल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया यह मकबरा सच में शाहजहां की आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स का सबसे ऊंचा मुकाम है और उनके पूरे शासनकाल का सिंबल बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ताजमहल पर खत्म नहीं होती। दिल्ली का वो शानदार लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद, ये भी उन्हीं की देन है। असल में हुआ ये था कि 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी और उस नई राजधानी को नाम दिया गया शाहजहानाबाद। मुगल शानो शौकत का एक और जबरदस्त सिंबल था तख्ते ताओस, यानी पीकॉक थ्रोन। सोचिए जरा, माणिक, पन्ने, मोतियों से जड़ा हुआ एक सिंहासन, ये मुगल सल्तनत की दौलत और ताकत का क्या कमाल का दिखावा था। ये नाम तख्ते ताओस एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। शाहजहां का दरबार इतना इतना भव्य था कि जो यूरोप से ट्रैवलर्स आए थे, जैसे बर्नियर, टावनियर, मनुची, वो सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने जो कुछ लिखा उससे हमें उस जमाने की एक जबरदस्त झलक मिलती है। और हाँ, ये मेंस और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ शाहजहां ने ज्यादा कुछ नया नहीं किया। अकबर की जो अच्छी पॉलिसीज थी उन्हीं को आगे बढ़ाया। लेकिन एक लेकिन है यहाँ। एक तरफ तो ये सब ठीक चल रहा था, पर दूसरी तरफ इमारतों पर बेहिसाब पैसा बहाया जा रहा था। कंधार जैसे मिलिट्री कैंपेन्स फेल हो रहे थे और इन सब ने शाही खजाने पर इतना बोझ डाल दिया कि सल्तनत की नींव अंदर से कमजोर होने लगी। ये जो कॉज एंड इफेक्ट है ना, एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। शाहजहां की धार्मिक नीति, ये जरा कॉम्प्लेक्स मामला है, इसे ध्यान से समझना होगा। एक तरफ तो उसने सिजदा जैसी प्रथा को, मतलब बादशाह के आगे झुकने की रस्म को, गैर इस्लामी बोलकर बंद करवा दिया। अपने शासन के शुरू में बनारस में बन रहे कुछ नए मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ जगन्नाथ जैसे हिंदू संगीतकारों और विद्वानों को अपने दरबार में जगह भी दी और जजिया टैक्स जो गैर मुसलमानों पर लगता था उसे दोबारा लागू भी नहीं किया। तो आप देख रहे हैं, एक मिलीजुली सी तस्वीर बनती है। और बस यहीं से शाहजहां के उस शानदार दौर के अंत की कहानी शुरू हो जाती है। उसके 4 बेटे थे और चारों की नज़र एक ही चीज पर थी, दिल्ली का तख्त। और इसी लालच ने एक बहुत ही भयानक जंग की जमीन तैयार कर दी। ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चारों बेटों के नाम और ये कहां कहां तैनात थे, इसे रट लीजिए। सबसे पहले दारा शिकोह, शाहजहां का पसंदीदा और वारिस। फिर शाह शुजा, जो बंगाल का गवर्नर था। तीसरा औरंगजेब, दक्कन का गवर्नर और एक बहुत ही काबिल कमांडर। और चौथा मुराद बख्श, गुजरात का गवर्नर। तो हुआ ये कि 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गया और बस यही वो मौका था जिसका सबको इंतजार था। बेटों के बीच तख्त के लिए एक खुली और खूनी जंग छिड़ गई। हर कोई बादशाह बनना चाहता था। अब सवाल ये था कि इस जंग में जीतेगा कौन। और इस जंग में औरंगजेब की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी वो देखने लायक थी। उसने सबसे पहले क्या किया, अपने भाई मुराद को अपने साथ मिलाया। फिर धर्मत की लड़ाई हुई और उसके बाद सामूगढ़ की सबसे डिसाइसिव बैटल। इन लड़ाइयों में उसने दारा शिकोह की इतनी बड़ी सेना को बुरी तरह हराया और ये साबित कर दिया कि असली सेनापति वही है। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। इस खतरनाक जंग का एक ही विजेता था,
औरंगजेब। उसने अपने सभी भाइयों को रास्ते से हटा दिया। और ये शायद शाहजहां की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। सोचिए, जिस बादशाह ने दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया, उसी को उसके अपने बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले की खिड़की से ताजमहल को देखते हुए गुजारे। कितना दर्दनाक रहा होगा। तो फिर शाहजहां की लेगेसी क्या है? उसकी विरासत को हम कैसे देखें? असल में इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो है मुगल आर्किटेक्चर का वो गोल्डन एज, जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती है। और दूसरी तरफ है इस चमक की भारी कीमत, वो बेहिसाब खर्च जिसने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। और ये आने वाले एक बड़े तूफान का इशारा था। तो शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत की कमान आई औरंगजेब के हाथों में, और उसके आने से साम्राज्य की दिशा और दशा दोनों ही हमेशा के लिए बदल गई। शाहजहां का दौर अब खत्म हो चुका था। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, और ये सोचने वाली बात है कि क्या शाहजहां का शासनकाल, जिसमें एक तरफ कला अपनी बुलंदियों पर थी और दूसरी तरफ भाइयों के खून से तख्त रंगा गया, क्या ये मुगल साम्राज्य का सबसे ऊंचा शिखर भी था और वहीं से उसके ढलान की शुरुआत भी? इस पर सोचिएगा जरूर।